नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। ठीक 12 घंटे, जी हां, ठीक 12 घंटे बाकी हैं वोटों की गिनती शुरू होने में और फिर धड़ाधड़ परिणाम आने लगेंगे और सबसे तेज, सबसे सटीक, सबसे पहले चुनाव परिणाम आपने देखने को मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर सुबह 6 बजे से लगातार। लेकिन उससे पहले दिल्ली से लेकर गांधीनगर तक के हलचल तेज है। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई है। तो आज की हमारी बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या अच्छे दिन आने वाले हैं। तमाम एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। बीजेपी आश्वस्त दिखाई दे रही है, कांग्रेस के नेता भी कमोबेश अपनी हार मान रहे हैं। तो क्या अच्छे दिन आएंगे, और आएंगे तो इन चुनाव की विशेषता क्या है, कितने अलबेले और निराले ये चुनाव रहे हैं, अगले 2 घंटे हम इस पर बात करेंगे। क्यों शीतल? बिल्कुल दीपक, अब हिंदुस्तान के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार बनाने की कवायद के केंद्र में गांधीनगर और दिल्ली दोनों है। अब गांधीनगर में ये बीड़ा नरेंद्र मोदी संभाले हुए, तो दिल्ली में राजनाथ सिंह के घर पर बीजेपी के नेताओं और संघ के जो आला लोग हैं उनकी बैठकों का दौर जारी है। और भागम भाग इस कदर है कि विरोधी चुटकी ले रहे हैं कि कम से कम लोकसभा चुनाव के नतीजे का इंतजार तो कर लेती बीजेपी, 16 मई का इंतजार तो कर लेती बीजेपी। एग्जिट पोल के नतीजों में सरकार बनने की स्थिति के बाद पूरे भगवा कैंप में भागम भाग मची हुई है। दिल्ली से लेकर गांधीनगर तक बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के घर से लेकर संघ के दफ्तर तक बैठकों का बेमियादी दौर शुरू हो गया। हर बैठक की कवायद यही कि सरकार कैसे बनेगी और उस सरकार में वरीयता, अनुभव और जाति फैक्टर के हिसाब से मंत्री कौन कौन होगा। इसी सिलसिले में गुरुवार की सुबह राजनाथ सिंह के घर संघ के आला नेताओं की बैठक हुई। बैठक में आरएसएस के सुरेश सोनी, रामलाल, सौदान सिंह के साथ वी सतीश भी मौजूद थे। चर्चा है कि बैठक में न सिर्फ पार्टी के नेताओं को मंत्री पद दिए जाने को लेकर बातचीत हुई, बल्कि पूर्ण बहुमत न मिलने की स्थिति में किन किन क्षेत्रीय क्षत्रपों का समर्थन लिया जा सकता है, इस पर भी लंबी मीटिंग हुई। बुधवार को बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने भी गांधीनगर में 5 घंटे की मैराथन बैठक की थी। खबर है कि इस बैठक में सरकार बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। आडवाणी को स्पीकर का पद दिए जाने की संभावना है, लेकिन मोदी आडवाणी के एनडीए संयोजक बने रहने के खिलाफ हैं। सूत्र बताते हैं कि मोदी नहीं चाहते कि सरकार में 2 पावर सेंटर हो, इसीलिए एनडीए का संयोजक पद भी मोदी अपने हाथ में रखना चाहते हैं। इस बीच वरिष्ठ नेताओं को सरकार में अहम और सम्मानजनक पद दिलाने के लिए सुषमा स्वराज के नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही हैं। हालांकि राजनाथ सिंह और खुद सुषमा स्वराज नाराजगी की खबर का खंडन कर चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे सीनियर कोलीग हैं, इसमें ऐसे लोग नहीं हैं जो कि अपने लिए किसी सम्मानजनक ओहदे की मांग करें। सरकार के बारे में जो कयास लगाए ये केवल शिष्टाचार भी, चुनाव परिणामों से पहले हम सब एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। एग्जिट पोल के नतीजे एनडीए को पूर्ण बहुमत दिला रहे हैं, लेकिन पार्टी और संघ इस बात पर भी विचार कर रहा है कि अगर 272 का जादुई आंकड़ा छूने में गठबंधन नाकाम रहा तो फिर किन किन क्षेत्रीय क्षत्रपों का साथ लिया जा सकता है। शायद इसीलिए पार्टी की नजरें अब दक्षिण में अम्मा की तरफ भी हैं। Most likely, in the larger interest of Tamil Nadu, Madam. लेकिन जयललिता ने मोदी को समर्थन का ऐलान करने वाले अपने नेता मलयस्वामी को बाहर का रास्ता दिखाकर बीजेपी के सपनों पर पानी फेरने के संकेत देने की कोशिश की है। बीजेपी तैयारियों में जुटी है। ये तैयारी स्वागत को लेकर भी है और सरकार बनाने को लेकर भी। लेकिन एक सच ये भी है कि सरकार में पदों को लेकर खींचतान भी जारी है। शायद इसीलिए कांग्रेस ने भी बीजेपी के इस भागम भाग पर चुटकी लेना शुरू कर दिया है। मेरा ख्याल है कि 16 तक इंतजार करना चाहिए था। सत्ता की इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए। और ये तो अभी इब्तदाए इश्क है। इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो आप आगे देखिए और क्या क्या तमाशे होने वाले। पब्लिकली सबको दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में
उठापटक शुरू हो गई है। अभी इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुए हैं, सिर्फ एग्जिट पोल की बुनियाद पे भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी में नजर आ रही है। इतिहास गवाह है कि एग्जिट पोल के नतीजे हमेशा सटीक नहीं होते। 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव इसका उदाहरण है। ऐसे में बड़ा सवाल तो यही है कि महज एग्जिट पोल के आधार पर बीजेपी इतने बड़े कदम कैसे उठा सकती है। चुनाव नतीजे मन मुताबिक नहीं आए तो फिर सरकार बनाने की कोशिशों पर पानी नहीं फिरेगा। दिल्ली से मुंबई तक बनने वाले लड्डू का स्वाद फीका नहीं हो जाएगा। दिल्ली से यतेंद्र शर्मा और राकेश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ राजीव रंजन जी है, जेडीयू के प्रवक्ता। हमारे साथ रविदास मेहरोत्रा साहब है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन जी, आलोक मेहता जी, प्रभु चावला जी, एडिटोरियल डायरेक्टर द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप, और तहसीन पूनावाला हमारे साथ है। अशोक टंडन जी, ये लड्डू कल तक खराब तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, ये लॉन्ग लाइफ वाले लड्डू हैं। लॉन्ग लाइफ वाले। लेकिन सरकार बनाने की इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई दे रही है? देखिए दीपक जी, मेरा मानना है कि मेरी बहुत प्रिंट मीडिया के जर्नलिस्ट से बात हुई। उनका कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये जिस प्रकार से हाइप बनाया जा रहा है, ऐसा ऑफिशियली तो कोई कह नहीं रहा है। मीटिंगों का दौर तो किसी भी पार्टी में चुनाव की और रिजल्ट आने से पहले होता है कि कल को जो भी रिजल्ट आएंगे और पहले जिस तरह से इलेक्शन हुआ उसकी समीक्षा करना ये स्वाभाविक है और सब पार्टियां कर रही हैं। अब कांग्रेस पार्टी में भी समीक्षा हो रही है, लेकिन मीडिया का फोकस ज्यादा कौन किसको मिल रहा है इस पर ज्यादा हो रहा है। तो ये सरकार बनाने की जल्दी, ये मुझे लगता है कि इसके बारे में थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आगे बढ़ चढ़कर इसको दिखा रहा है और यही समस्या बेचारे प्रिंट मीडिया वालों के सामने आ रही है कि वो क्या लिखें। अधिकृत तौर पर तो कुछ कहा नहीं जा रहा है इसके बारे में। किसी भी प्रवक्ता ने या नेता ने ये नहीं कहा कि हम सरकार बनाने की कवायद कर रहे हैं। हम तो पोस्ट पोल सिनेरियो के लिए क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं उसका आंकलन कर रहे हैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना सर, इतनी बैठकें चल रही हैं, लोगों को मनाने की कोशिश चल रही है, लोग रिजल्ट से पहले ही नाराज हो रहे हैं। एक के बाद एक आरएसएस से बैठक चल रही है, नितिन गडकरी दूध बन के जा रहे हैं, कोई आडवाणी जी से मिल रहा है, 5 घंटे गांधीनगर में बैठक हो रही है। ये सब तो हो ही रहा है ना सर आखिरकार। लेकिन ये पोस्ट पोल सिनेरियो का आंकलन भी तो हो सकता है। यही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कह रहा है। नहीं, लेकिन वो एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहता है कि सुषमा नाराज, और सुषमा माइक पर कह रही है, कैमरा पर कह रही है मैं नाराज नहीं हूं। नहीं, वो कह रही है कर्टसी मीटिंग थी, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नाराज नहीं हूं। कल उन्होंने कहा भोपाल जाने से पहले कि मैं किसी से नाराज नहीं हूं। तो मेरा ये कहना है कि बीजेपी में वैसे भी कोई नहीं कहता किसी से मैं नाराज हूं। आडवाणी जी ने भी नहीं कहा था गोवा के वक्त, उन्होंने कहा था मेरी तबीयत खराब है सर। नहीं, आपको तो बीजेपी की परंपरा पता है, वहां कोई नहीं कहता मैं नाराज हूं। कहता है प्रभु सर? देखिए, ये एक बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब इतना बड़ा चुनाव हुआ है उसके कल परिणाम आने वाले हैं। वो परिणाम किस राज्य में कहां पर कैसे आएंगे, ऐसी परिस्थिति में क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, तैयारी करनी है। तो ये समीक्षा एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। और मेरा मानना है क्योंकि दूसरी तरफ क्योंकि सरकार जो इस समय यूपीए की है या तीसरा मोर्चा बनाने वाले हैं, उनके हौसले इतने पस्त हो चुके हैं कि वो ऐसी कोई प्रक्रिया कर ही नहीं रहे कि वो कोई समीक्षा करे। तो एक जगह समीक्षा जो हो रही है, सारा फोकस उसी पर हो रहा है। इस कारण मीडिया में हाइप बना हुआ है। सीधे एक बात पे जोड़ दूं सर, एक मिनट। प्रकाश जावड़ेकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत कम वक्त के लिए हमारे साथ हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी, मेरा सीधा सवाल, बड़ी सारी बैठक हो रही है, क्या कुछ फाइनल हो रहा है? सुना है कैबिनेट भी पूरी फाइनल हो रही है और विरोधी पक्ष मजाक उड़ा रहे हैं कि अभी तो रिजल्ट आए नहीं और कैबिनेट फाइनल हो रही है। हम भी चैनल पर और समाचार पत्रों में ये पढ़ रहे हैं। देखो, अभी मतगणना बाकी है, कल रिजल्ट आएंगे, उसके बाद औपचारिक प्रक्रियाएं होती है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदीय दल की बैठक होगी, पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड की होगी, फिर सारे सांसदों की होगी। वो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनेंगे, फिर नरेंद्र मोदी अपना दावा पेश करेंगे और उसके बाद कवायद होती है सारे मंत्रिमंडल बनाने की, और ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार रहता है। फिर अलायंस से बात होगी, अलायंस के कौन होंगे वो का। तो ये एक थोड़ी लंबी प्रक्रिया चलती है, लेकिन अब 24 घंटे चलने वाले चैनल को एक दिन में ही सारा एजेंडा पूरा करता है। पार्टी को ऐसी जल्दबाजी नहीं है।
हम जो चर्चा कर रहे हैं वो भाई कौन से जनता को जो आशा है तो उसको खरा उतरने के लिए क्या क्या कार्यक्रम करने हैं, कौन सी नीतियां, कौन से कार्यक्रम पहले करने हैं। अभी तो फिलहाल चर्चा जो चल रही है भाई हर एक राज्य की सारी स्थिति क्या है इसकी चर्चा हो रही है, और इसलिए अब उससे अटकलें लगा के पूरा बाजार खड़ा करना उसका कोई मतलब नहीं है। ये 4 दिन में लोगों के समझ में आएगा। आपको क्या उम्मीद है? 16 मई में मतलब परिणाम आने में सिर्फ 12 घंटे बाकी है। बीजेपी का खुद का क्या आकलन है, कितनी सीटें मिलेंगी आपको? हमें पूर्ण बहुमत एनडीए के रूप में मिलेगा, और ये 84 के बाद पहली दफा किसी पार्टी को जो मिली है सीटें उससे सबसे ज्यादा, क्योंकि कांग्रेस को नरसिम्हा राव के समय जो मिली थी उससे भी ज्यादा सीटें हमें मिलेगी। उस समय तो बहुत कम मिली थी, लेकिन 200 से भी ज्यादा जब मिले थे उससे भी ज्यादा हमें इस बार सीटें मिलेगी। जावड़ेकर जी, जब आपको ऐसा लग रहा है कि इतनी ज्यादा आपको सीटें मिलेंगी और पूर्ण बहुमत आप लेंगे, तो यकीनी तौर पर नतीजे आने के बाद इतना वक्त तो होगा नहीं कि सरकार गठन की तैयारियां की जाए या ये तय किया जाए कि किसको क्या दिया जाए। तो यकीनी तौर पर इसीलिए पहले ये कवायद आपने शुरू कर दी है जब आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि पूर्ण बहुमत मिलेगी। ये बिल्कुल गलत है। ये कवायद मंत्रिमंडल बनाने की नहीं है, वो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। और ये कवायद कुल मिला के कैसे नीतियां, कौन सी नीतियां कैसे पहले करे, सरकार जो लोगों की अपेक्षाएं है उसको खरा उतरने के लिए क्या क्या कार्यक्रम करे, इसकी चर्चा हो रही है। मंत्रिमंडल बनाने की चर्चा थोड़ी ना ऐसी होती है। मतलब ये और तो... लेकिन हमारी पार्टी, एक मिनट, हाँ। हमारी पार्टी एक परिवार की पार्टी या एक आदमी की पार्टी नहीं है, इसलिए हर विषय के लिए उचित समय पे उचित फोरम पे जरूर चर्चा होगी, कंसल्टेशन होगा, और कंसल्टेशन से ही ये प्रक्रिया पूरी होगी। मतलब आपकी पार्टी संघ परिवार की पार्टी है? हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। संघ परिवार हमारा आइडियोलॉजिकल नाता है। संघ कभी इसमें दखल नहीं देता, और संघ देश हित में जो करने की बातें होती है कि भाई ऐसी लोगों की अपेक्षाएं है उतना केवल बताता है, बाकी कौन व्यक्ति को कौन पद दो ये कभी संघ नहीं बताता। अच्छा प्रकाश जी, आपने कहा कि पूर्ण बहुमत आपको मिलेगी और नीतियां किस तरह की हो इस पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, तो ये तो आप मान चुके हैं कि सरकार आप ही बनाने जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा विश्वास है। पूरा विश्वास है यहाँ पे। प्रभु, आपको लगता है कि संघ सिर्फ फ्रंट फिलोसफर गाइड है या उससे ज्यादा भी है यहाँ पर कुछ, आज कम से कम इस बार? पर आप ये जोड़ते क्यों भाई? संघ जो कहता है कि हम दूर रहते हैं, बात टेक्निकली तो ठीक ही है, पर अब जैसे कि 60 प्रचारक संघ के बीजेपी के ऑफिस बेरर हैं, तो जब उनकी छुट्टी हो जाती है, 5 साल की टर्म होती है, 6 साल की जैसे प्राइम मिनिस्टर की होती है, तो संघ परिवार से जो लोग आते हैं, आरएसएस के प्रचारक बीजेपी में ड्राफ्ट किए जाते हैं। आज भी दोपहर में जो मीटिंग हुई राजनाथ सिंह के घर के अंदर, उसके अंदर सुरेश सैनी थे जो पॉइंट पर्सन है बीजेपी के, उसके बाद सौदान सिंह थे, सतीश साहब थे, और उसके बीच में रामलाल जी थे। ये चारों बेचारे फुल टाइम प्रचारक हैं, तो वो बीजेपी से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। परंतु ये बात सच है कि डे टू डे अफेयर्स में संघ कभी इंटरफेयर नहीं करता। गाइडलाइन अपने जो वर्करों ने ऑफिसर बना दिए, तो उनको करने डे टू डे अफेयर करने की क्या जरूरत है? इस वक्त 400 प्रचारक जो थे संघ के, वो सारे के सारे इलेक्शन के अंदर काम कर रहे थे, चुनाव लड़ रहे थे मोदी, परंतु चुनाव का मैनेजमेंट कर रहा था आरएसएस, क्योंकि वही ये कार्यकर्ता हैं जो निष्ठा से काम करते हैं, बिना पैसे लिए काम करते हैं, छोले खाकर गुजारा कर लेते हैं। जो बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब तक वो, जब तक उनके पास एसयूवी नहीं हो, एयर कंडीशनर गाड़ियां नहीं हो, वो काम नहीं करते। तो इसलिए मोदी के पीछे पूरी ताकत आरएसएस की लगी थी इस वक्त कि मोदी का बूथ मैनेजमेंट ठीक हो और कार्यकर्ता काम निकल वोटर का बाहर निकाल करके लाए। तो उनका एक मॉरल उनके ऊपर प्रेशर जरूर है कि बिना आरएसएस के प्रेशर, मोदी खुद प्रचारक आरएसएस रहे, तो आरएसएस क्या इंटरफेयर करेगा? वो जानते हैं कि आरएसएस से क्या एक्सपेक्टेशन है। कि मोदी को जब उन्होंने बनाया मुख्यमंत्री, आरएसएस के प्रचारक बनाया, वो प्रचारक थे उस वक्त, वहां बीजेपी में ड्राफ्ट किए गए थे। अगर उनको बनाया गया तो एक्सपेक्टेशन बना कि हमारा स्वयंसेवक एक बार चला गया, उस स्वयंसेवक से ये एक्सपेक्टेशन है जो उसने आरएसएस में सीखा है, जो उसने सुना है, उसको देश हित के अंदर, राष्ट्र हित के अंदर इम्प्लीमेंट करे। बिल्कुल, राष्ट्र हित के अंदर इम्प्लीमेंट कराया गया तो एक्सपेक्टेशन बना कि हमारा स्वयंसेवक एक बार चला गया, उस स्वयंसेवक से ये एक्सपेक्टेशन है जो उसने आरएसएस में सीखा है, जो उसने सुना है, उसको देश हित के अंदर, राष्ट्र हित के अंदर इम्प्लीमेंट करे। बिल्कुल, राष्ट्र हित के अंदर इम्प्लीमेंट करे। आप मानेंगे प्रकाश जावड़ेकर जी कि इस बार आरएसएस का पूरा फोर्स खुलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट में लगा हुआ था?
1977 के चुनाव में भी, क्योंकि हम जेल से बाहर आए थे 26 जनवरी को, लेकिन संघ के स्वयंसेवक अंदर ही थे, अधिकारी भी अंदर थे, और इसलिए उस समय भी संघ ने लोकतंत्र बचाने के लिए, इस बार तो ऐसी लूट कांग्रेस ने की, ऐसे लोगों को यातनाएं दी 10 साल में, तो एक कुशासन को समाप्त करने के लिए एक देशभक्त नागरिक के तहत हर स्वयंसेवक ने काम किया है। हर स्वयंसेवक ने काम किया है। आलोक मेहता जी, तो ये साफ हो गया कि बीजेपी और संघ का मिला जुला चुनाव था। निश्चित रूप से देखिए, इसको तो प्रकाश जी भी मान रहे हैं। मैं एक बात वैसे उसके लिए कहना चाह रहा था, जो आपने शुरू में कहा कि ये भारतीय संस्कृति वाली पार्टी है ना, इसमें जब दूल्हा दुल्हन को लेके आता है, जिसकी तैयारी चल रही है, कल बाकायदा जीत के साथ आएंगे, हम जीत को दुल्हन के रूप में कह रहे हैं, तो घर में भाई कमरा कौन सा होगा, कहीं ननद नाराज न हो जाए, कहीं बुजुर्ग घर के जो हैं उनके ठीक से पैर छुए गए कि नहीं गए, तो उसके पहले तैयारी करते, घर में समझाया जाता भाई ऐसा ना हो दूल्हा दुल्हन आए उस समय तुम कुछ और उसको गिरा दो रास्ते में, तो थोड़ा सा उस सीन को थोड़ा क्रिएट करने को। तो भारतीय परंपरा के अनुसार जो तैयारी चल रही है, पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहे हैं, खाली थोड़ा घर कमरा कहीं कोई गिराने की कोशिश ना हो, कुछ अच्छा कलश रखा हो, मिठाई विठाई सीट से लड्डू तो बन ही रहे। तो आप ये जरूर मानिए कि, और जैसा मैं प्रभु जी बात से सहमत हूं, संघ के इतने पुराने प्रचारक को यदि प्रधानमंत्री पद मिल रहा है तो रोज आपको कहने की जरूरत ही नहीं है। आप दीपक जी, आप यदि एंकर करें तो आपको रोज हर चीज नहीं बताएंगे। आपको मालूम है, कोई भी मतलब अखबार का एडिटर भी हो तो उसको मालिक रोज नहीं कहेगा, उसको मालूम है कि प्रभु चावला जी, आलोक मेहता क्या करते हैं। तो प्रचारक होने के नाते अब इसीलिए सवाल ये है, साथ में गठबंधन चुनौती ये है कि कौन किसको साथ आए। आज यदि हरियाणा में समर्थन की जरूरत है तो सुषमा जी क्या सहयोग कर सकती है कि नहीं कर सकती, अडवाणी जी को सामने रखने से क्या फायदा नुकसान होगा। तो परिवार, ये संघ परिवार का सत्ता आ रही है, इसको इनकार नहीं करना चाहिए। भाजपा संघ अब एक हो गई है, जो अब तक कहती थी कि हम अलग हैं, अब एक हो गई है। उस पर खाली कुछ वैचारिक काम करते हैं, जैसे कहते हैं यज्ञ हवन करने का काम घर के जो बुजुर्ग हैं वो भागवत जी करते रहे हैं हवन ववन, और जब कोई जरूरत हो तो थोड़ा बहुत कह दे भाई इधर से ध्यान रखना। तो मंदिर का जो लक्ष्य है, अयोध्या के बाद काशी का, मथुरा राजनाथ जी को आप कह लीजिए, तो उस तरह से सब मिलकर के उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बशर्ते कि कल सब जीत के खुशी के साथ आ जाए, घोड़ा वोड़ा रास्ते में कुछ गड़बड़ न करे। बिल्कुल। राजीव रंजन जी, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा और उसका जवाब भी प्रकाश जावड़ेकर जी से चाहूंगा। प्रकाश जावड़ेकर जी ने माना है कि ये संघ और बीजेपी का मिला जुला चुनाव था 1977 की तरह। 1977 में तो आप भी कूदे थे चुनावी मैदान में, ये कहें कि सक्रिय राजनीति के अंदर, तब आपको परहेज नहीं था, लेकिन इस बार आपको परहेज हो गया इन लोगों से। नहीं, इन सवालों पर तो पूरे चुनाव अभियान और उसके पहले अगर गठबंधन के दौर से जब बाहर हम निकले हैं, काफी आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता रहा है। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, जो परिस्थितियां उस समय देश के सामने थी और जो परिस्थितियां आज हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बन भी जाए तो भी राजनीतिक तौर पर जिन प्रतिबद्धताओं को लेकर के गठबंधन से जनता दल यूनाइटेड ने अलग होने का फैसला किया, उस पर पार्टी को कोई मुझे नहीं लगता है कि उस पर कोई पछतावा की स्थिति पैदा होगी, इसलिए कि कई बार आपके राजनीतिक फैसले सही दिशा में हो सकता है, नहीं हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो प्रचंड बहुमत की स्थितियां दिखाने की कोशिश की जा रही है, धैर्य जरूर होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं जनादेश को जबरदस्ती एक जो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश चुनाव अभियान के पहले दिन से लेकर के और आज तक चली है, कहीं लड्डू बन रहे हो, कहीं मीडिया हाइप भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह का वातावरण बनाया गया है, परिणाम का इंतजार निश्चित तौर पर करना चाहिए। और एग्जिट पोल्स जो कुछ भी कह रहे हो, लेकिन एग्जिट पोल्स भी सही एक दिशा में नहीं जा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि बेहतर स्थिति में है, लेकिन कोई 249 कह रहा है, कोई 340 कह रहा है। तो ये एक ऐसी स्थिति नहीं है कि आप पूरे अधिकार पूर्वक आप कहें कि नहीं प्रचंड बहुमत है, और प्रचंड बहुमत का मतलब तो राजीव गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस को सफलता मिली वैसी स्थिति हो सकती है। वो परिस्थिति देश में नहीं आने जा रही है, लेकिन जो उनके अंदर के अंतर्विरोध हैं या जो भी सवाल है वो उनका अंदरूनी मसला है। हम इतना जरूर कहना चाहेंगे, मतलब जिस तरह के बयान आ रही है, जिस तरह की तैयारियां दिख रही है, राजीव रंजन जी, आप मान रहे हैं कि सरकार आ रही है, मनोवैज्ञानिक सरकार आ रही है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा दीपक जी। मैंने आपको ये कहा कि जिस तरीके के प्रचंड बहुमत या जिस तरह के दावे ये कर रहे हैं वो जमीनी सच नहीं है, इसलिए कि एग्जिट पोल
अलग अलग जो न्यूज एजेंसीज हैं या जो सर्वे कराने वाली एजेंसीज हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से अलग अलग आंकड़े दिए हैं और उन आंकड़ों का फासला 90 सीटों के तक का है। अगर ऋणात्मक दिशा में अगर बढ़ता है तो वो 150 सीटों पर चले जाएंगे। तो हमारा ये कहना है कि आपकी स्थिति एक बेहतर गठबंधन की स्थिति हो सकती है जिसका आपको भरोसा हो रहा होगा, लेकिन आप जनादेश का इंतजार कीजिए और मुझे लगता है कि ऐसा भी कोई प्रचंड जनादेश आपको नहीं मिलने जा रहा है जिसके लिए पूरे देश में इस तरह का है तौबा मचाने की जरूरत है। आप इंतजार कीजिए और मुझे लगता है 12-1 बजे तक तस्वीरें स्पष्ट हो जाएंगी। गांधीनगर में अगली सरकार किसकी बनेगी उसके लिए, दिल्ली में क्या होगा उसके लिए, नेताओं के किनको कौन सा मंत्रिपरिषद में कौन सी जगह मिलेगी, कई सवालों पर आपको धैर्य रखना चाहिए और जनादेश जब मिलने लगेंगे रुझान से स्पष्ट हो जाएगा कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, तो उसका इंतजार जरूर करना चाहिए था। जावड़ेकर जी, अभी आलोक जी कह रहे थे कि जब घर में कुछ बड़ा होने जा रहा होता है तो पूरी तैयारी की जाती है और वही तैयारी बीजेपी के अंदर इस वक्त हो रही है, वही कवायद है जिस पर आपने हामी भी भरी। हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस तैयारी के लिए मरम्मत की कहां जरूरत है, कहां पे तैयारी हो रही है? उन्होंने जो कहा कि कोई घर में शुभ कार्य होता है तो पूरा घर तैयारी में लग जाता है, वो सही है, लेकिन ये जो है कि कोई घोड़ा न अड़ाए, कोई कुछ न करे, कोई दिक्कत न पैदा करे, ऐसी मुद्दा नहीं है। देखो, भारतीय जनता पार्टी 84 में 2 सीटें जीती थी। अभी पिछले 10 साल से हम सत्ता में नहीं है। यही एकमात्र पार्टी है जिसका कभी विभाजन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि राजनीति हमारे लिए पेशा नहीं है, मिशन है, एंड इट इज मिशन विदाउट कमीशन। दैट इज व्हाई पीपल आर इलेक्टिंग अस। तो बिल्कुल प्रभु, आपको लगता है कि जिस तरह की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो कल के हमने पत्रकारों के एग्जिट पोल के फिगर देखे थे, उससे पार्टी को लगता है कि कहीं और दूर पार्टी जा रही है? क्योंकि आपकी लगातार बड़े नेताओं से बातचीत चल रही है पार्टी के, उनका क्या अनुमान है, वो क्या अनुमान कर रहे हैं जिसके चलते इतनी आनन फानन में सरकार बनाने की तैयारियां भी चल रही हैं? भाई, मैं ज्यादा नेताओं से नहीं मिला, कुछ लोगों से जरूर मिला हूँ। वो तो आप कहते हैं जो पत्रकार कहते हैं वही सच है। जब पत्रकार, वो अपनी बात नहीं कह रहे अब, क्योंकि जो चाहते हैं वो पत्रकार कह रहे हैं, तो वो अपना पता अनुमान अगर गलत भी हुआ तो क्यों बताएंगे वो। सवाल ये है कि मैं 3-4 बड़े नेताओं के बीजेपी से मिला और कांग्रेस के भी 1-2 नेताओं से मिला, तो उनका ये कहना है कि कांग्रेस वाले नहीं मानते आपकी बात, पर बीजेपी के नेता तो इतने खुश हैं कि आप हमारी बात कह रहे हैं, जो हम चाहते हैं, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर और भी कुछ कहो तो वो भी डाल देते हैं। जो लड्डू ने मतलब घी शक्कर के साथ लड्डू तो आए, खिलाई दिया आज उन्होंने। मैं एक जगह गया था, लड्डू बट रहे थे, मैंने वो खाया वहां पर। तो सवाल ये है कि उनका अनुमान शायद हमसे कम होगा, परंतु कोई एडमिट करने के लिए तैयार नहीं है कि ये कम है। वो कहते हैं इससे भी ज्यादा आ सकती हैं। आप अगर 280 कह रहे हैं प्रभु जी, आपने 268 दिए, हम 320 भी ला सकते हैं। 268 तो आप मान रहे हैं। तो इसलिए पत्रकारों को कोट करके फिक्र बताते हैं बड़े बड़े नेता कि एनडीटीवी ने ये कहा, दीपक चौरसिया ने ये कहा, बाकी किसी और ने ये कहा। तो उनके यहाँ बिठाई जो आपने तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि पहली बार हुआ कि किसी एक पार्टी को बहुमत मिला का कांग्रेस के अलावा। कांग्रेस को कई साल से नहीं मिला बहुमत, और कोई ऐसी पार्टी जो बीजेपी, जिनको अपना बहुमत मिलेगा कि नॉन कांग्रेस पार्टी कॉम्बिनेशन में बीजेपी अगर ओपिनियन पोल सच निकलते हैं, वो तो कल पता लगेगा क्या होता है। तो उसमें तैयार होता है। बहुत सारे उनके जिम्मेवार के लोग क्लेमेंट आ जाते हैं कि आपने किसी को डिफेंस मिनिस्टर बना दिया, किसी को आपने होम मिनिस्टर बना दिया, और राजनाथ जी परेशान हो रहे थे कि मेरा नाम चला दिया, नंबर 2 बनना चाहता हूं मैं। मतलब इस तरह की कल्पना की पत्रकार हमारे भी कुछ मसाले डालते रहते हैं ना, मिर्च मसाला लगाते रहते हैं। तो नंबर 2 तो चर्चा शुरू हो जाती है कि अगर ये नंबर 2 बन रहा है तो मैं नंबर 2 हूं ऑलरेडी, तो मैं नंबर 3 हो जाऊंगा। तो वो चलनी शुरू हो जाती है अपनी गाल। तो पार्टी में और ये चर्चा हो रही है कि कौन नंबर 3 बने, नंबर 2 बने, नंबर 3 बने, और मीडिया वाले भी उस ट्रैप में आकर के उसी को डिस्कस कर रहे हैं कि कौन डिफेंस मिनिस्टर बनेगा, कोई ये बनेगा। तो पार्टी उतनी तैयारी नहीं करी अभी कैबिनेट की, अभी रिजल्ट नहीं आया। हो सकता है जिनको आप नंबर 2, नंबर 5, नंबर 3 बना रहे हैं उसमें चुनाव हार जाए कोई लोग, तो कहां से बन जाएंगे नंबर 2 और नंबर 3? दीपक, एक बात मैं कहना चाहूंगा इससे पहले कि आप आगे बढ़ाएं, कि बाकी पार्टियों को या यूपीए को या थर्ड फ्रंट को कौन रोक रहा है कि वो भी ऐसे क्लेम करें? अभी रिजल्ट नहीं आए हैं, केवल एग्जिट पोल आए हैं, लेकिन एक अगर अलायंस अपनी तैयारी कर रहा है ये मानकर कि वो जीत रहे हैं, तो दूसरे अलायंस को मीडिया ने या किसी ने रोका नहीं है। वो भी आज सामने आकर आपके
या जनता की कोई और यूपीए या थर्ड फ्रंट ये क्लेम कर रहा है कि हम भी रेस में हैं, हम भी जीत सकते हैं। कल जब हमने सोनिया गांधी का बयान सुना तो उन्होंने ये नहीं कहा कि यूपीए 3 जीत रहा है, यूपीए 3 बन रहा है। उन्होंने केवल ये कहा कि हम लाइक माइंडेड पार्टीज के साथ इस बात के लिए संपर्क में हैं कि मोदी को रोका जा सके। तो इसमें जो हार झलक रही है उस पर मीडिया का फोकस नहीं है। क्यों नहीं कांग्रेस आज कह रही कि नहीं हम जीत रहे हैं? नहीं सर, मीडिया का फोकस है। नहीं, मेरा ये कहना है कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता से ये पूछिए कि वो विक्ट्री क्लेम क्यों नहीं कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कह रहे हैं हम जीत रहे हैं? तहसीन पूनावाला, आप विक्ट्री क्लेम क्यों नहीं कर रहे हैं, बताइए। सबसे पहले तो मैं सर से थोड़ा सहमत नहीं हूँ कि सोनिया जी ने ये नहीं कहा मोदी को रोकने के लिए एलआई से बात कर रहे हैं। मतलब वही था उनका, मतलब वही था उनका। नहीं, अभी बिटवीन द लाइन्स जिसको जो पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। बिटवीन द लाइन्स पढ़ना है। देखिए, सरकार बनेगी, अलायंस की सरकार बनेगी, चाहे एनडीए हो यूपीए हो। तो अगर आपको बात करना है आपके एलआई से, अब तो बात करना है। तो अगर यूपीए अपनी एलआई से बात कर रहा है, इसका मतलब ये है कि यूपीए अब भी सोच रहा है या कांग्रेस अब भी सोच रही है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी या इट विल बी अमंग्स्ट मतलब बहुत क्लोज मुकाबला होगा। तो अगर ये बात है तो इसीलिए आप एलआई से बात कर रहे हो, सबसे पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हो कि क्यों कांग्रेस कोई क्लेम नहीं करता। आप ये सवाल नरेंद्र मोदी साहब से किया, आप तो पत्रकार साहब, आप तो एडिटर हो, कि चुनाव के बीच में मोदी साहब ने डिक्लेयर कर दिया कि चुनाव की जरूरत ही नहीं, मैं तो पीएम डिक्लेयर हो गया हूँ। ये तो चुनाव, ये पहला ऐतिहासिक चुनाव। मोदी साहब ने ऐसा कहा क्या? मोदी साहब ने कहा क्या? उनके वर्ड्स क्या थे? चुनाव की जरूरत ही नहीं, चुनाव की जरूरत, ये पहला चुनाव जो पहले डिक्लेयर हो गया। महमूद महाजन जी ने भी क्या बात कही, इसी बात पे मुझे इस चुनाव का सबसे बढ़िया जोक, इस चुनाव का सबसे बढ़िया जोक तहसीन पूनावाला ने सुनाया है और इसी जोक के साथ मुझे लेना पड़ेगा एक ब्रेक। तो बड़ी बहस में हम बात कर रहे हैं कि क्या अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन अगर अच्छे दिन आने वाले हैं तो इसके लिए नरेंद्र मोदी की सरकार बननी पड़ेगी और सरकार बनने के नतीजे कल सुबह 8 बजे से आने शुरू हो जाएंगे और सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। लेकिन अच्छे दिन आने की शर्तें क्या होंगी, अच्छे दिनों का मतलब क्या होगा, लेकिन उससे पहले ये भी समझ ले कि अच्छे दिन लाने वाला ये व्यक्ति आखिरकार कौन है जिसके चलते ये पूरा का पूरा चुनावी कैंपेन एक सिंगल व्यक्ति के ऊपर जाकर केंद्रित हो गया। बिल्कुल दीपक, जब ये चुनाव शुरू हुए थे तो लोग विकास के मुद्दे की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार, महंगाई की दुहाई दे रहे थे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए हमने देखा कि सारे सियासी हमले मोदी पर ही होने लगे। फिर कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक बीजेपी किसी के निशाने पर नहीं थे, नरेंद्र मोदी सबके निशाने पर थे। आप मोदी का जितना अपमान करना है कर दीजिए, आपको मोदी पे जितनी गालियां है देनी है दे दीजिए, आपको मोदी को फांसी पे लटकाना है लटका दीजिए, लेकिन मेरे नीच जाति के भाइयों का अपमान मत कीजिए। 6 मई को उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी कांग्रेस के नीच राजनीति के हमले पर बरस रहे थे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चाय वाला क्या, किसान के हम मजदूरी करने वाला मजदूर भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता। ये 2014 के चुनाव का अंतिम पहर था। नरेंद्र मोदी इस दौरान विकास और भ्रष्टाचार के खिलाफ बातें कम कर रहे थे और ज्यादातर जाति का कार्ड ही खेल रहे थे। पलटवार कांग्रेस की तरफ से भी जारी था। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी देश को ये समझाने में जुटे थे कि दरअसल नीच राजनीति और नीच जाति में बारीक फर्क क्या है। नीच कर्म होते हैं, नीच जाति नहीं होती। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि 2014 के जिस चुनाव का आगाज विकास और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को केंद्र में रखकर हुआ, वो अंजाम तक आते आते जाति के इर्द गिर्द आकर क्यों सिमट गया? क्या इसके पीछे चुनाव का व्यक्ति केंद्रित हो जाना था? जानकारों का मानना है कि 2014 का चुनाव मुद्दों पर कम और मोदी पर ज्यादा लड़ा गया। शुरू में मोदी विकास की बातें करते रहे, गुजरात मॉडल का सपना दिखाते रहे, लेकिन गांधी परिवार को उकसाने के लिए निजी हमले भी करते रहे। माँ बेटे का ये कारोबार है, जी का तो सुना था, अब जीजा जी का भी सुन लिया। मोदी के इस वार से आहत गांधी परिवार ने भी मोदी पर व्यक्तिगत हमलों की छड़ी लगा दी। सोनिया, प्रियंका,
राहुल तीनों ने बीजेपी के खिलाफ कम, मोदी के खिलाफ कमान ज्यादा संभाल ली। 45,000 एकड़ जमीन कौड़ियों के दाम केवल एक उद्योगपति को दे दी जाती है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि हे भगवान, देश को बचाओ इस तरह के मॉडल। अगर हमारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हो तो बंद कमरे में हमारे फोनों में फोन मत सुनो। तो मोदी की लहर की आशंका के बीच अन्य क्षेत्रीय दलों ने भी मोदी पर निजी हमले शुरू कर दिए। कसाई भी शर्माता है नरेंद्र मोदी रूपी कसाई का नाम सुनकर। दे आर वेरी गुड। তাদের দুর্ভাগ্য একটা এরকম শয়তান ডেঞ্জারাস একজন লোক যিনি বসে আছেন, কাজ তো কিছু করেন না। The butcher of Gujarat airdropped into Bengal. अरे जो मोदी को वोट देगा उसको समंदर के अंदर डूब जाना चाहिए। इस बीच मोदी भी लगातार हर हमले को अपने लिए मौका बनाते रहे। परंपरा के विरुद्ध अमेठी पहुंचे तो वहां राजीव गांधी को निशाने पर लेने से नहीं चूके। जवाब में प्रियंका ने मोदी की सियासत को नीच राजनीति से जोड़कर गंभीर आरोप जड़े तो मोदी ने आखिरी दौर में इसे भी नीच जाति के अपमान से जोड़कर जाति का मास्टर स्ट्रोक खेला। अमेठी की धरती पर उन्होंने मेरे शहीद पिता का अपमान किया। अमेठी के लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। मेरे पार्टी कार्यकर्ता हर बूथ पर उनकी नीच राजनीति का सही जवाब देंगे। हर बूथ इसका बदला लेगा। आप मोदी का जितना अपमान करना है कर दीजिए। आपको मोदी पे जितनी गालियां है देनी है दे दीजिए। आपको मोदी को फांसी पे लटकाना है लटका दीजिए। लेकिन मेरे नीच जाति के भाइयों का अपमान मत कीजिए। मैं जरा इन अहंकार से भरे लोगों को कहना चाहता हूं, सदियों से हम नीच जाति के लोगों को आपने अपमानित किया है। कुल मिलाकर 2014 के आम चुनाव में जनता से जुड़े असल मुद्दे धीरे धीरे हाशिए पर चले गए और सियासत की लड़ाई में केंद्र में आ गए नरेंद्र मोदी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो एक व्यक्ति से नहीं लड़ पाई तमाम राजनीतिक पार्टियां, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ नए मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी से डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जुड़ गए हैं, रविदास मेहरोत्रा जी जुड़े हुए हैं और राजीव रंजन जी जुड़े हुए हैं। रविदास मेहरोत्रा जी, आप एक व्यक्ति से नहीं लड़ पाए, आपकी पूरी पार्टी मिलकर, नरेंद्र मोदी नाम है उसका। देखिए, हम लोग लगातार चुनाव में जो जनता के मुद्दे थे उन मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे और हम लोग लगातार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी, भूख और जनता की समस्याओं को लेकर के हम लोगों ने अपनी बातें कही हैं। हम लोग ये चाहते थे कि जनता को रोटी, कपड़ा, मकान, दवा, बिजली, शिक्षा, पानी और सम्मान मिलने की बात हो। हम लोगों ने मुद्दों पर चुनाव लड़ने का काम किया है। दूसरी बात यह है कि लोकतंत्र में अभी जनता ने अपना वोट दिया है और धूप में, लू में लोगों ने अपना वोट डाला है। अभी जनता के वोट का परिणाम नहीं आया है कि पहले ही सरकार बनने की बात शुरू हो गई है। नहीं, मैं कह रहा हूं आप एक आदमी से नहीं लड़ पाए। रविदास मेहरोत्रा जी, आप सवाल को टाल रहे हैं। आप एक आदमी से नहीं लड़ पाए, उसका नाम नरेंद्र मोदी था पूरे चुनाव प्रचार में। जी देखिए, हमने पहले आपसे कहा कि हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं थी, हमारी लड़ाई सिद्धांतों से, नीतियों से और कार्यक्रम से थी और हमने मुद्दों पर चुनाव लड़ने का काम किया है। चलिए ठीक है, मुद्दों पर लड़ा आपने। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, मुद्दों पर लड़ा इन्होंने। ये लोग मुद्दे की तो बात ही नहीं कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा मुद्दे की बात की, खासतौर से महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और विकास की बातें पूरे देश भर में हम लोग करते रहे। लेकिन उत्तर प्रदेश में जरूर ये देखने को मिला कि मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी दोनों लोग नरेंद्र भाई मोदी के 56 इंच के छाती की ही आलोचना करते रह गए। आप केवल उनके मन में यही था कि कैसे उन्होंने ये बात कह दी। अरे हमारे यहाँ तो गाना भी गाया जाता है
कि जिस देश में वीरों की छाती, चौड़ी छाती वीरों की, उस देश का क्या कहना। ऐसे में भी लोगों के समझ में नहीं आया। फिर भी रविदास जी कह रहे हैं कि ये मुद्दों पर थे। छाती और सीना में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। मुलायम सिंह जी स्वयं टीचर रहे हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं दीपक जी कि वास्तव में देश में एक बहुत बड़ी राजनीतिक गतिविधि हुई है, और खासतौर से ऐसी राजनीतिक जो ये चुनाव हुआ है, ये इस चुनाव को देख करके लगता है कि वास्तव में अब इस देश में कुछ एक ट्रेमेंडस चेंज होने वाला है, क्योंकि जनता सड़कों पर आई है। जनता विकास के रास्ते पर चलने के लिए उद्यत हुई है। जनता ने इस देश की समस्या पर विचार करने वाले लोगों को पसंद किया। जनता ने बेरोजगारी मिटाने वाले के बारे में एक आशा की, उनके मन में एक आशा की किरण जगी है। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, आप भी एक ही आदमी पर डिपेंडेंट थे। सिर्फ एक ही आदमी आपको खींच के ले गया है, वरना पूरी पार्टी, पूरी आरएसएस, सब लोग पीछे खड़े थे। एक ही आदमी जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। देखिए, देश भी एक ही प्रधानमंत्री से चलता है। भारतीय जनता पार्टी में एक ही प्रधानमंत्री के हमारे उम्मीदवार थे, और खास तौर से चुनाव और भारतीय जो लोकतंत्र का ये चुनाव चल रहा था लोकसभा का, इसमें प्रधानमंत्री के चेहरे के ऊपर ही चुनाव लड़ा जा रहा था। इसलिए हमारे यहां पूरी टीम काम कर रही थी। 3 लाख कार्यकर्ताओं ने बूथ का स्तर पर जाकर के बूथ स्तर की बैठकें की। लगभग हमारे यहां सभी नेताओं ने लगभग सभी प्रदेशों में जाकर के अपना कार्यक्रम दिया, रैलियां किया। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी 3 लाख किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए 444 रैलियों को संबोधित किया, और उसमें कम से कम 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास ये फिगर हम कई दिनों से सुन रहे हैं। मैं राजीव रंजन जी के पास आऊं, लेकिन उससे पहले तहसीम पूनावाला के पास चलूंगा। तहसीम, एक आदमी से डर गया, गब्बर सिंह ये कह के गया, जो डर गया वो मर गया। कौन कह रहा है कि नरेंद्र मोदी से कोई डरा है? ये इनके जवाब स्ट्रैटेजी नहीं बना पाए पूरे चुनाव में उनके खिलाफ। आप कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना पाए पूरे चुनाव में। किसके खिलाफ स्ट्रैटेजी बनाएंगे? नरेंद्र मोदी के खिलाफ। दीपक जी, स्ट्रैटेजी वो जब वो कहते हैं विकास की स्ट्रैटेजी उत्तर प्रदेश की बात करते तो मुजफ्फरनगर जो समाजवादी पार्टी और भाजपा की मिलीजुली स्ट्रैटेजी थी, वो स्ट्रैटेजी जो दो जातियों के बीच, दो धर्मों अलग अलग धर्म के लोगों के बीच झगड़ा लगाने की स्ट्रैटेजी, क्या वो स्ट्रैटेजी सर, मैंने तो आपको नहीं टोका, आप सुन लीजिए मेरी बात, मैं आपका आदर करता हूं, आप भी मेरा आदर कीजिए। क्या वो स्ट्रैटेजी कि नरेंद्र मोदी कहते मेरी छाती 56 इंच की है, मेरा कमर 40 इंच का है, तो फिर उस पर रिएक्ट क्यों करते हैं आप? नरेंद्र मोदी साहब, आप वरिष्ठ हैं, आपके नेता रिएक्ट क्यों करते हैं उस पर? क्यों आपने हमने सोनिया गांधी, हमने गांधी परिवार को पहली बार इस तरह से एक शख्स को लेकर आक्रामक होते देखा। जवाब दे रहा हूं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब चाहे वो चुनाव जीते या हारे, हाइपोथेटिकल, लेकिन एक चीज आपको नरेंद्र मोदी साहब की माननी होगी कि नरेंद्र मोदी साहब सच नहीं बोलते। जिस हिसाब से उन्हें प्रियंका के स्टेटमेंट को मोड़ दिया, जब उसने कहा नीच राजनीति, उसको नीच जाति बनाए, वो नरेंद्र मोदी जो दलितों के बारे में ये लिखा कि ये काम करना इनको भगवान ने दिया है, वे भगवान का आदेश है ये काम करना, उनकी किताब में लिखा है, गुजरात में बेस्ट सेलिंग किताब है, स्टेट गवर्नमेंट बेचती किताब। वो नरेंद्र मोदी साहब किस तरह से मुड़ते वो पाकिस्तान पर, उनकी आप इंटरनेशनल, आप सारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उनको पूछो आपकी पाकिस्तान पर राजनीति क्या है? आप बॉर्डर आगे ले जाओगे, आपको बॉर्डर पीछे लेना है, आपको ट्रेड करना है, आपको कश्मीर के बीच ट्रेड करना है, आप डायलॉग करना है। उनका जवाब क्या है? ना आप झुकाएंगे ना आप दिखाएंगे। ये अच्छा, मेरा एक सीधा सवाल, आपने विदेश नीति की बात की। हाँ। आपके विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र में जाकर दूसरे देश का भाषण पढ़ते हैं, कम से कम नरेंद्र मोदी क्या जो नहीं, इसका जवाब दीजिए मुझे। वो विदेश मंत्री जवाब दे रहा हूं, अगर एसएम कृष्णा ने गलत वो उनकी, सर मैं बात कर रहा हूँ, कई बार आप सीमाओं का उल्लंघन किया, ने पढ़ा, गलत शुरुआत की, भारतीय सैनिकों, क्या उसकी वजह से इंडिया और उस देश के बीच जो रिलेशन है वो आगे बढ़े या नहीं बढ़े? इंडिया की एक जो स्ट्रेटेजिक थी, आज जो इंडिया का ऐतिहासिक, आज मतलब सोनिया गांधी नरेंद्र मोदी का भाषण पढ़ते हैं, मतलब सोनिया गांधी नरेंद्र मोदी के भाषण की ओपनिंग प्रधानमंत्री यही कह रहे हैं ना तहसीम, लीडर्स आ चुके, तहसीम आप यही कह रहे हैं ना, आज हिंदुस्तान यही कह रहे हैं सर, एक सेकंड, आज हिंदुस्तान सोनिया गांधी नरेंद्र मोदी के भाषण की ओपनिंग पढ़ते हैं, यही कह रहे हैं ना?
सोनिया गांधी ने पढ़ा, एस एम कृष्णा ने पढ़ा था, एस एम कृष्णा ने यूएन में पढ़ा था, एस एम कृष्णा ने पढ़ा था सर यूएन में, पोर्चुगीज मिनिस्टर का, तो क्या उसकी वजह से इंडिया पोर्चुगीज का रिलेशनशिप खराब हुआ? नहीं तो ये आज आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? अभी आप नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी की समझ पर सवाल उठा रहे हैं। सीट के उस पर नरेंद्र मोदी साहब की क्या राय है? कोई राय नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब का पाकिस्तान में आंख नहीं मिलाने के अलावा और विदेश नीति क्या है? चलिए ट्रेड डेफिसिट है चाइना, आप उस डिस्कशन में जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब ने केवल और केवल रेटरिक पे इलेक्शन लड़ाए और अनफॉर्चुनेटली मीडिया ने भी उस रेटरिक को लैप अप किया है, तो ठीक है, अब है तो है। प्रभु, क्या आपने इतने चुनाव देखे हैं? 1977 में तो आपने खुद अंदर जाके इस पूरे के पूरे चुनाव को देखा है। क्या इतना व्यक्ति केंद्रित चुनाव आपने आज तक कभी देखा? मैंने कभी देखा, अपनी लाइफ में नहीं देखा। एक बार था इंदिरा गांधी का 71 का व्यक्ति था, वो कहता है वो मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, तो इंदिरा फोकस हो गया था। इस वक्त यही इस वक्त हो गया कि मोदी हराओ। एक तरफ था कि मोदी जिताओ, दूसरा था कि मोदी हराओ, उसके पीछे ये मोदी वर्सेस द रेस्ट हो गया था। तो उस मायने में इंदिरा के बाद ये पहली बार चुनाव हुआ है कि एक आदमी के ऊपर केंद्रित हो गया सारा का सब चुनाव। मैंने पहले भी कहा कि 338 उन्होंने मीटिंग एड्रेस की फिजिकली जाकर के, 1380 जो है उन्होंने 3D भाषण दी है, जिसके अंदर कहीं पर 1 लाख लोग, कहीं पर 10,000 लोग, कहीं पर 20,000 लोग, और छोटी छोटी वैन से कम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 वैन थी, तो 440 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 3,000 वैन भाषण रोज करती थी। तो व्यक्ति का भाषण होता था, कैंडिडेट का भाषण नहीं होता था। और जहां भी देखा होगा, जहां भी मोदी जी गए हैं, एक्सेप्ट एक अमेठी और 1-2 जगह और छोड़ करके, कैंडिडेट ने भाषण नहीं किया। चाहे वो राहुल गांधी का, वो भी दूसरी बात है, परंतु चुनाव ये के व्यक्ति केंद्रित था कि हर जगह अब की बार मोदी सरकार नारा एक व्यक्ति का था। पहले कभी भी लगा था कि अब की बार इंदिरा सरकार, ये कभी नहीं सरकार, ये था कि अब की बार अटल बिहारी, वो दूसरी बात है। पर सरकार का नाम लेकर के कि अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी को लेकर के किया है। तो व्यक्ति केंद्रित पार्टी भी ये नहीं एक्सपेक्टेड था ऑर्गेनाइजेशन के, परंतु ये हुआ कि मोदी जी के आने से जो इनकी जो कैडर डिमोरलाइज था, कैडर ये चाहता था कि सरकार का नाम लेकर के कि अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी को लेकर के किया है। तो व्यक्ति केंद्रित पार्टी भी ये नहीं एक्सपेक्टेड था ऑर्गेनाइजेशन के, परंतु ये हुआ कि मोदी जी के आने से जो इनकी जो कैडर डिमोरलाइज था, कैडर ये चाहता था कि मोदी ही आने चाहिए, बाकी किसी नेता को पसंद नहीं करता था। तो कैडर ने जमकर काम किया, इसलिए किया कि मोदी आने वाले, मोदी तो उनके लिए मोदी अच्छे आदमी, मोदी अच्छे आदमी, वही बात। आलोक मेहता जी, आपने देखा इतना व्यक्ति केंद्रित चुनाव? निश्चित रूप से जो प्रभु जी कह रहे हैं, मैं इस बात से सहमत हूं कि ऐसा कभी हुआ नहीं। और उसको एक आप इसके साथ भी जोड़िए, थोड़ा सा हमारे यहाँ जो आर्थिक उदारवाद, मनमोहन सिंह जी को लोग इसको क्रेडिट देते हैं, अरुण जेटली जी ने बड़ी तारीफ कर दी है कि बड़ा उन्होंने आर्थिक उसमें किया, ये उसका हाँ, उस तरह से उस दिशा में हमने एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तरह ले जाने की कोशिश किया। जबकि ये देखिए कि सारे देश में वोट पार्टियां इतनी सारी हैं, बीजेपी में भी इतने सारे नेता हैं, ये इस बार हुआ है। लेकिन क्या यही मॉडल आगे रहेगा, ये भी इसके साथ एक बड़ी चुनौती है। चुनाव जीतना, सफल होना जितना आसान है, उसके बाद उसको सस्टेन करना, इसलिए मुझे लगता है कि ये खतरा भी इसके साथ है। कल दूसरी कोई पार्टी का नेता भी यदि ऐसा ही करेगा, क्या ऐसा व्यक्ति केंद्रित होना, या तो हमारा सिस्टम बदल जाए जब हम कहें कि हम केवल प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चुनेंगे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में उम्मीदवारों का भी महत्व हो, और आपने देखा होगा चाहे राहुल गांधी हो या मोदी जी हो, कई बार उम्मीदवार उतना महत्व नहीं पाए। एक बार तो सभा का मुझे याद नहीं कहाँ का है, लेकिन वो नाम किसी गलत का भी बोल गए जो दूसरी पार्टी का उम्मीदवार था। तो ये उम्मीदवारों को भी नजरअंदाज, राहुल गांधी तो कई जगह उम्मीदवारों को ऊपर चढ़ने नहीं दिया। तो ये जो सिस्टम बन रहा है, ये मुझे लगता है कि जनता से कटने वाला और थोड़ा सा जनता को जोड़ने के बहाने से अपनी पार्टी को थोड़ा कमजोर कहीं न कहीं करने जैसी स्थिति बनती है, जो दूरदृष्टि की दृष्टि से आगे इस विजन को सबको विचार करना होगा। आलोक जी, 2009 का जो चुनाव हुआ उसमें क्योंकि दो नेता थे, एक तरफ मनमोहन सिंह थे, एक तरफ एल के आडवाणी थे, तो उसको हमने व्यक्ति केंद्रित चुनाव नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि दो नेता लड़ रहे थे। इस बार ये एक व्यक्ति केंद्रित चुनाव या रेफरेंडम और मोदी क्यों बना? क्योंकि दूसरी तरफ कोई पिलर खड़ा ही नहीं था। इस बात को हम नजरअंदाज कर रहे हैं कि एक साइड ने हार शुरू से ही मान ली
और उसके कारण दूसरी तरफ कोई लीडर नहीं, जो प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट ही नहीं है इस बार। तो हम ये जो व्यक्तिगत कह रहे हैं, 2009 का चुनाव भी एक तरफ अडवाणी एक तरफ मनमोहन सिंह थे, तो सरकार नहीं कहते थे, अब की बार अडवाणी। देखिए प्रभु जी, अडवाणी सरकार कहे ना कहे, अडवाणी वाज प्रोजेक्टेड एज प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट, रथ यात्रा भी की उसके, सारे देश के अंदर घूमे, दोनों ने किया। तो मनमोहन सिंह और अडवाणी के बीच में जब लड़ाई हुई, इलेक्शन हुआ, तो उसको व्यक्ति केंद्रित नहीं कहा गया। इस बार ये सारा फोकस जो हमें दिखाई दे रहा है, जो रेफरेंडम दिख रहा है, उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि प्रमुख पार्टी, यूपीए के नेता, यूपीए के प्रधानमंत्री या उनका प्रधानमंत्री कैंडिडेट कोई सामने था ही नहीं, इसलिए वो रेफरेंडम ऑन मोदी हो गया। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, देखिए, एक मैं और विषय की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ये जो मोदी सरकार का नारा लगा था, ये नारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने या नेताओं ने नहीं, बल्कि जनता ने लगाया था। अरे ये नारा और जनता ने कहीं किसी खास, जनता ही है, ये नारा आपका था। नहीं, देखिए अब कैंपेन के आखिरी में क्यों गलत बात बोलना डॉक्टर शास्त्री? ट्विटर का अपना अकाउंट डिलीट करना पड़ा, देखिए, डिलीट करना पड़ा। मैं ऐसी बात नहीं, पूरे देश भर में मोदी सरकार की चर्चा हुई, हमारे कार्यकर्ता भी मोदी सरकार बोलने लगे खास तौर से, लेकिन ये जो उठा है, ये विषय उठा ही जनता की तरफ से था। चलिए मान लिया आपकी बात जनता की तरफ से उठा था, लेकिन एक दृढ़ इस बड़ी बहस में मेरे पास वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद उस पार भी बड़ी बहस जारी रहेगी और हम बात करेंगे कि क्या ये चुनाव इस दशक का ही नहीं बल्कि देश के लोकतंत्र के इतिहास का सबसे खर्चीला चुनाव रहा है। इस ब्रेक के बाद